नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका। आज फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ नाश्ता कर रहे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि पिच पर अभी उतरे हैं मैदान में, लेकिन बैटिंग ऐसे कर रहे हैं कि मानो कितनी सदियों की प्रैक्टिस है। हमारे साथ हैं एक ऐसी नेत्री जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अपनी हिंदी से तो तहलका मचा ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी साबित कर दिया है कि इस बार के मैदान में हैदराबाद की सीट पर सबकी नजर होगी। बीजेपी की उम्मीदवार हैं इस बार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। स्वागत है मैम आपका। ये बताइए कि इस बार सबसे ज्यादा खास क्या है, नाश्ते पर क्या खाती हैं, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो कई लोगों को पानी पिला देती हैं। मैं तो सुबह दूध पीकर बाहर निकलती हूँ, एकदम बढ़िया पंजाबी की तरह, इसलिए शायद सामने वालों को मैं पानी पिलाती हूँ। नहीं, माधवी लता का नाम एकदम से सब जान गए हैं। ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है या फिर खुद माधवी लता के टैलेंट की वजह से? प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सोच विचार एक ही होने की वजह से हुआ है। खाती क्या क्या हैं आप? मुझे फल दिख रहे हैं, दक्षिण भारत का इडली डोसा, लेकिन दक्षिण भारत में तो इडली डोसे के अलावा बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें आपको लगता है कि लोग सीमित रूप से जानते हैं। मुझे अभी ये आपको जानकारी देना पड़ेगा कि हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हम एक छोटे से भारत देश है वहाँ पर, यानी कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, यहाँ के तेलुगु लोगों के साथ साथ। आप अगर थोड़ा हमारे पार्लियामेंट के अंदर जाके आप ब्रेकफास्ट करोगे तो आपको कचौरी, ढोकला सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, और मैं रोज खाती हूँ मस्त मजे से ये सब कुछ। तो फिर आप क्यों हल्ला करती हैं कि यहाँ पर ओवैसी साहब का इतना बड़ा अस्तित्व है और उसके बाद बोगस वोटर्स हैं, और इस तरह के सवाल उठाती हैं आप? अभी तो सिर्फ मैं यहाँ के संस्कृति के बारे में बात कर रही हूँ, जो सारा देश यहाँ पे, इसको बोगस वोटों से क्या लेने देना। ये अपना काम करते रहते हैं, असद जी अपना काम करते रहते हैं। असद जी क्या काम करते हैं? बोगस वोटिंग का काम। वो तो आप कुछ भी कहिए, उनको तो सिर्फ पोलिंग से मतलब है, भड़काने से मतलब है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप ऐसे भाषण देती हैं जो भड़काऊ हैं, आप ऐसी बातें करती हैं जो ध्रुवीकरण फैलाती है, आप ऐसी बातें करती हैं जिसके आधार पर हिंदू बनाम मुस्लिम बट जाए पूरी इस हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैं कहती हूँ, मैं जो यही कहती है कि इस्लाम एक प्यारा मज़हब है, मैं कहती हूँ, मैं बंटवारा करती हूँ लोगों को, मैं दरार लाती हूँ, तब तो बहुत मज़ा की बात कह रहे हैं। क्योंकि मैं रमज़ान के ईद में भी जाती हूँ, हज़रत अली जी का जयंती पे भी जाती हूँ, मैं इफ्तार में भी जाती हूँ, मैं शिवरात्रि पे भी जाती हूँ, मैं रामलला के शादी राम कल्याण महोत्सव पे भी जाती हूँ। तो मैं कहाँ दरार लेके आ रही हूँ। इनकी पार्टी का नाम है AIMIM। जी नहीं, पहले MIM था। अभी लोगों को सोच को भटकाने के लिए ये लोग ये आई डाल दिए, क्योंकि आज भी MIM का ऑफिस उसी जगह पे है जहाँ पे कासिम रजवी ने छोड़कर गया था। ये ध्रुवीकरण नहीं है? किस बात की? कि वो रजाकार से ही है। मुस्लिम समुदाय पर अटैक एक हिंदू नेत्री द्वारा, ये ध्रुवीकरण नहीं है? अगर आप कहेंगे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, तो उसको आप क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे, सच कहेंगे। हम सच बात कर रहे हैं। हम जब भी सच बात कर रहे तो आप कहते हो मैं भड़का रही हूँ। आप बताइए तो सही मैं क्या करूँ? तो सच बोलना बंद कर दूँ? तो ठीक है, हम सच बोलना बंद कर देंगे। सच का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ध्रुवीकरण के तौर पर जाना जाता है। चाहे वोट बैंक हो या ना हो, वोट हो या ना हो, ये इलेक्शन टाइम हो या ना हो, पूरे साल भर जो सच बात करते हैं वो सच ही बात करते हैं। आज आप हमें इस नॉमिनेशन से निकाल के बाजू रखिए, फिर भी हम यही बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। भारत जैसे सेक्युलर देश में क्या धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक दल का नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जिस सेक्युलर के बारे में वो ठोक ठोक के बात करते हैं,
उनके पार्टी के नाम में ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ इतने इतने दिनों से। आप कैसे कह सकते हैं एक सेक्युलर देश में आप एक मजहब के पार्टी बना रहे हो नाम से लेकर? इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह पे आप पूरे मुसलमानों को एकत्रित करना चाह रहे हो। जब आप सारे मुसलमान को मजहब के नाम से उसी नाम से पार्टी भी लगाकर एक जगह एकत्रित करना चाह रहे हो, तो आप पावर सेंटर बनाना नहीं चाह रहे हो मजहब के नाम से? तो दरार कौन खींच रहा है साहब? विपक्ष तो कहता है कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जहां बीजेपी हार रही है वहां उन्हें उतार देती है, वोट बढ़ जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। अब ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि असद जी का हक नहीं है पूरा देश में जाकर कहीं भी लड़ने के लिए। वो उनका हक है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से अटक से लेकर कटक तक कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वो अपने उम्मीदवार को ठहरा सकते हैं। अब आप जहाँ पे भी वो लोग उम्मीदवार को ठहरे, आप ऐसे कैसे कह सकते कि बीजेपी का बी टीम बन गए? ये बताइए कि आपको दिक्कत मुसलमानों से है कि असदुद्दीन ओवैसी से है? अगर ये सवाल आप इस प्रकार से करेंगे तो शायद मुझे दोनों से भी नहीं है। असद जी तो वैसे मेरा कोई पर्सनल वैर तो है ही नहीं। असद जी के सोच विचार पे है मेरे को, असद जी के बात करने के ढंग पे है मेरे को, असद जी जिन मुद्दे को उठाते हैं उस पे है मेरे को। नहीं तो पर्सनली मैं कैसा असद जी को जानू, असद जी मुझे कैसे जानते हैं? ये ना असद जी हैं ना मुसलमान हैं। ये असद जी जिस बुनियाद पे अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं वो गलत है। वो है मेरा मुद्दा यहाँ पर। हम लोग जब इस सीट की बात करते हैं, हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो माधवी लता के एक वोटरों में से गिनती असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की भी आती है। हाँ जी, यहीं से वोटर हैं। हाँ जी। अपने इन वोटरों को क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि 40 साल से आप काफ़ी काम कर कर थक गए, गला फाड़ फाड़ कर गला भी थक गया होगा। अभी ज़रा रेस्ट ले लीजिए। देश की बहन हूँ मैं, बहन को दे दीजिए मौका, दिखा देंगे कैसा रहता है। हो सके तो आपका वोट भी हमें दे दीजिए। आपने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारी भरकम कैंपेन किया। क्या ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के इस फैसले से जमीन पर जिस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की जा रही है उस पर असर होगा? जब मोदी भाई ने एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द करवाई है, एक औरत के नाते ही मैं इसका जवाब दे सकती हूँ, ना बीजेपी पार्टी के हैसियत से। मुझे लगता है कि शायद वो मुसलमानों में औरतों पे जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रही है, उन आंसुओं को मिटाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये काम किए होंगे। विपक्ष कहता है कि भविष्य ही खतरे में है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में अगर बागडोर रही तो टीका बनाम टोपी की लड़ाई से देश बट जाएगा। अगर टोपी टीका के में अगर ये मसला है तो ट्रिपल तलाक क्यों आ रहा है बीच में? क्यों किए दिए मोदी भाई ने? क्यों देना चाहिए था उनको? यूसीसी क्यों देना चाहिए था? अभी आप बताएं, हिंदू घरों में तो हम सब लड़कियों को बराबर हिस्सा तो मिलता है मायके में। वैसे तो आपको भी मिला होगा, मुझे भी मिला है। हम सब आपको सब प्यार करते हैं मायके में। जिनको नहीं मिला वो मुसलमान औरत ही थे ना। तो मोदी भाई समझ सकते हैं ना, सोचना चाहिए ना, अरे जाने दो भाई, जब खुद का कौम को नहीं पड़ा है उनके औरतों के बारे में क्या करना। इतने सालों से जब असद जी स्वयं नहीं चाह रहे थे कि मैके में मुसलमान औरत को बराबर हक मिलना चाहिए लड़कों के बारे में, मुझे क्या सोचना चाहिए? तब तो ये ऐसा सोचना चाहिए था मोदी भाई को, लेकिन वैसा तो वो सोचे नहीं। उनको लगा मुसलमान औरत और हिंदू औरत में कोई फर्क नहीं है, इनको मैके से भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना हिंदू औरत को मिलते हैं। क्योंकि जब शादी होने के बाद मुसलमान औरत पर ट्रिपल तलाक इंस्टेंट का जो बोझ है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो जीवन दब जाती है उनको लगा कम से कम मैके से तो कुछ पैसे आ जाए उनको। अभी ऐसा सोच विचार इंसान को आप बताओगे टोपी टीका, अभी किस हद तक हम समझाते जाएं भाई? जब आप इस तरह के मुद्दों को एड्रेस करती हैं, क्या ये बात सच है कि जमीनी स्तर पर काम करने में हैदराबाद के कई इलाकों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? खासतौर से उन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं या सवालों के घेरे में आई हैं? नहीं, जब भी मैं मुसलमान के इलाके में गई थी इसके पहले, क्योंकि अभी जब से मैं नॉमिनेट हुई बहुत कम गई हूँ। अभी मुझे और एक नॉमिनेटेड भाजपा से नॉमिनेटेड एक
पार्लियामेंट सीट के नॉमिनेटेड एमपी के हैसियत पे तो मैंने अभी बहुत कम गई हूँ, अभी और जाना है मुझे। लेकिन जब मैं एक सोशल वर्क के हैसियत पे गई थी, ये 8 सालों में आम जनता, आम मुसलमान जनता, खास करके औरत से मुझे 100% सपोर्ट मिला है। हाँ, एक 10-15% वहाँ के पुरुष से मिला है, क्योंकि वो लोग चौंक गए थे कि कौन है औरत, इसमें इतना हिम्मत है कि हमारे मोहल्ले में गलियों में आए, राशन बांटे, मेडिकल कैंप्स करे। इससे ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत होती थी एआईएमआईएम के पार्टी वर्कर्स को। माधवी लता को धमकियां मिली? धमकियों से डर लगा? धमकियों से डर तो मुझे कतई नहीं लगता। पता नहीं मुझे डर कैसा दिखता है। अगर डर होता मुझे, मैं इस पार्लियामेंट के सीट पर उम्मीदवार जैसा ठहरने के बात को ही नहीं मानती थी, एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। मेरा काम है लड़ना, लड़ना उस और जहाँ पे अधर्म है, जहाँ अन्याय है। डर किस बात का? पूजा पाठ बहुत करती हैं, कितने समय पूजा करती हैं और क्या करती हैं पूजा में? मंत्रोच्चारण वगैरह? हाँ, मुझे कई सारे मंत्र उपदेश हैं। मैंने काफ़ी मंत्र उपदेश को, जो अक्षर लक्ष्य कहते हैं, जैसे कि आपको बाला त्रिपुरा सुंदरी का अगर मंत्र उपदेश है तो आपको 5 लाख बार जप करना पड़ता है। वैसे मैंने काफ़ी भगवान का मंत्र उपदेश मिला है मुझे, दया, भगवान के दया से, और मैंने काफ़ी मंत्र का अक्षर लक्ष्य जो बोलते हैं वो उसको मैंने पूरा कर दिया है। घर पर कौन कौन है? क्योंकि घर वालों को बहुत कम देखा है बाहर आपके साथ। जानबूझ के निजी जिंदगी और ये जिंदगी थोड़ा अलग रखने की कोशिश करती? नहीं, जब तक मैं पॉलिटिक्स के अंदर आई नहीं तब तक मेरा जीवन 2 हिस्से में था। एक हिस्सा बच्चे और घर में, घर परिवार से, एक हिस्सा मैं बाहर सोशल वर्क में लगाती थी। और जब से मैं ये पॉलिटिकल एंट्री जो मैं दी हूँ तब से मेरा 90% मेरा जीवन बाहर ही है। रोज़ मैं टिफ़िन अपने सहमित्रों से करती हूँ। हमारे ड्राइवर भाई बैठते हैं, हमारे यहाँ के कारीगर बैठते हैं, हमारे साथ कैंपेनिंग पे जाने वाले बैठते हैं। हम सब इकट्ठा मिलकर गप्पे मारकर टिफ़िन खाकर अब निकल जाते हैं रोड पर अपने अपने काम करने के लिए। अभी परिवार से बैठकर बात करना या खाने पीने का वक्त नहीं मिलता है मुझे। फिर रात 12 बज जाता है, घर गए तो पूरे बच्चे सोए रहते हैं। सोशल वर्क तो आपने बहुत किया है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत की है, वो भी बताइए मुझे ज़रा। मैंने सुना फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर कुछ छोड़ा है कि सब कर लिया है? मैंने पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके अलावा मैंने डांस भी सीखा है, उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग और ड्राइंग भी कर लेती हूँ हमारे एक हॉस्पिटल में। और मेरे डीपी अगर आप देखें तो शंकर भगवान का एक पेंसिल स्केच रहता है, वो भी मैंने किया है। उसके अलावा मैंने एक डिप्लोमा कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग में भी की है। उसके अलावा मैंने डिप्लोमा एलवी प्रसाद फिल्म इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन पे भी की है। कैमरामैन फोकस करो। सोसाइटी में डर नहीं लगा जब बच्चों के लिए बोला होगा कि स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं, भविष्य क्या होगा, भविष्य खराब हो जाएगा? जैसे अभी मुझे भी बता रहे हैं ना, इतना बड़ा टक्कर है, कैसा ले पाओगे, इसे आदी हो गई मैं इससे। मैंने एक ही बात समझा है जीवन में और सीखा है, जब भी कोई एक ऐसा काम करने लग जाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, द रोड अनट्रोडन, तब ये सारा समाज बोलते ही रहेगा ये इसका काम है कहना। मानना मेरा काम नहीं है। मैं जो करना चाहती हूँ करके निकल जाती हूँ। अभी जीत या हार श्री कृष्ण भगवान के पास है। राजनीति का मैनिफेस्टेशन था आपके अंदर कि हमको नेता बनना है, हमको चुनाव लड़ना है, या कभी ऐसी भावभंगिमाएं? हाँ, एक बार आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था और उनका जब वो निकल रहा था, जुलूस उनका निकल रहा था, मैं बहुत छोटी थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 8.5 साल की थी। तब एक ही बात मुझे समझ में आ खटका की कि मैं जब जन्म ली तो शायद 10 लोग जाने होंगे, मुझे 15 लोग जाने होंगे, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगी लाखों लोग आंसू बहाना चाहिए मेरे लिए। अगर मैं वो बन सकी तो शायद मैंने इस जीवन जी ली, उसका शायद मुझे मौका आज मिला है। यह बात पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात जीत और हार की नहीं है, ये बात आप क्या कर कर मरे लोगों के लिए, उस बात का है। माधवी रो रही हैं? नहीं, रोने से ज़्यादा ये ऐसा एक जीवन का एहसास है जो मुझे हिलाते रहती है कि मैंने क्या किया है अपनों के लिए और देश के लिए।
ये चाहिए मुझे, इस सवाल का जवाब मैं मरते दम तक ढूंढूंगी। ये मेरे लिए सच की लड़ाई है। आई वॉन्ट टू बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। दैट्स माई मैनिफेस्टो। एक लाइन का मैनिफेस्टो है मेरा। आई वॉन्ट टू बिकम वॉइस ऑफ वॉइसलेस। आंसू छलक रहे हैं आपके। If I am not a person with an emotional heart, then I am not a politician. I am not worth to become a politician. फिर ये क्यों कहा जाता है कि राजनीति में लोगों के पास इमोशंस नहीं होते हैं? वो लोग कौन है मैं नहीं जानूं। मैं कौन हूं मैं ये जानूं। कौन सी बात रुला देती है आपको सबसे ज्यादा? जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ जिनके पास खाना नहीं रहता है, जिनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, जब उन लड़कियों को देखती हूँ जिन पे ज्यादती होती है, ये सारे चीज़ों से मुझे बहुत बुरा लगता है। और उन वृद्ध माता पिता जिनको स्वयं अपने बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, ये सारे चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं लगता आपने जो टास्क लिया है वो बहुत बड़ा है और इसको शायद करना असंभव के आसपास होगा पूरे दुनिया में? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है सोचना कि ये संभव या असंभव है। मेरा जिम्मेदारी एक ही है कि क्या मैंने आगे बढ़ा है उस करने के लिए। कितना भी संख्या आप ले लीजिए, जिसको आप इन्फिनिट कहते हो, वो एक नंबर से तो प्रारंभ होना पड़ेगा। मैं एक बन जाऊंगी, मेरे बाद शायद ऐसे नौजवान आ जाए जो 2, 3, 4, 5, 10 बनकर इस मुकाम तक पहुंच जाए जहाँ पे अब मुद्दा खत्म ही हो जाए। लेकिन वो कौन है पहले? माधवी, आपको जाने देने से पहले मुझे आपसे 2 लाइन की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अपने अंदाज में गुनगुना के सुनाइए, क्योंकि आपने आज बहुत भाव विभोर इमोशनल कर दिया हमें भी। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विश्वास कितना कमज़ोर होगा और कितना मजबूत होगा ये नहीं पता, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने कई दिलों तक अपना रास्ता ज़रूर बना लिया है। माधवी लता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कैमरा पर्सन विक्की और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।